गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम चर्चा कर रहे थे यूनिट नंबर 2 के अध्याय नंबर 3 की, जो है सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में। ये जो न्यायपालिका का आपका अध्याय है, इसमें अब तक हमने कौन कौन से टॉपिकों पर अध्ययन किया है वो देखिए। तो पहला टॉपिक न्यायपालिका की संरचना हमने देख ली, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, 4 प्रकार की न्यायपालिका की संरचना हमने पढ़ी थी। न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार हमने पढ़ लिए। सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है उसकी संरचना यानी बनावट पढ़ ली। इसमें हमने 3 टॉपिकों पर क्या कर ली, चर्चा कर ली। आज चौथे टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो है आपका हमारे देश के अंतर्गत न्यायाधीश जो हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उसकी नियुक्ति की व्यवस्था किस प्रकार की हमारे देश में की गई है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन का विषय क्या है हमारा आज का हमारा अध्ययन का विषय है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरीके से होती है, उसकी नियुक्ति की व्यवस्था क्या है हमारे देश में, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको सुन लिया, समझ लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये प्रक्रिया बड़ी हार्ड प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ा सा मेंटली संतुलन बना के बैठें और ध्यान से वीडियो को सुने और समझने का प्रयास करें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उसके बाद हम देखेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहले हम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति देखेंगे, उसके बाद अन्य न्यायाधीश की। तो सबसे पहले हम बात कर लें मुख्य न्यायाधीश की, सर्वोच्च की और उच्च की। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कैसे होती है। वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। वरिष्ठता का मतलब होता है सबसे ज्यादा अनुभव प्राप्त व्यक्ति, यानी जो राज्य के किसी उच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा अनुभव प्राप्त करके न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। यानी सीधी सी चीज है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है वरिष्ठता। वरिष्ठता शब्द का मतलब होता है सबसे ज्यादा अनुभव प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बात आप यहां पर अपने माइंड में यह फिट कर लें कि जहां पर राष्ट्रपति कोई काम कर रहा है, राष्ट्रपति जहां पर कोई भी नियुक्ति कर रहा है, देखिए यह है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति यहां पर कोई भी XYZ कार्य करता है, समझ में आ गई बात। तो राष्ट्रपति स्वयं नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति को पीछे से मंत्रिपरिषद परामर्श दे रही है। मंत्रिपरिषद क्या कर रही है, राष्ट्रपति को पीछे से परामर्श दे रही है। तो राष्ट्रपति कोई भी कार्य सविवेक के शक्ति से नहीं कर रहा है। यहां पर राष्ट्रपति आगे जो काम कर रहा है उसके पीछे आप देखिए किसका परामर्श काम कर रहा है, उसके पीछे मंत्रिपरिषद का परामर्श काम कर रहा है। मंत्रिपरिषद यहां पर परामर्श दे रहा है, राष्ट्रपति आगे वो कार्य कर रहा है। ये आप अपने दिमाग में रखिए। तो देखिए,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति कर रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति को न्यायाधीश की नियुक्ति का परामर्श कौन दे रहा है? मंत्रिपरिषद दे रही है। मंत्रिपरिषद का मतलब सीधा सीधा है सरकार। अब बात करें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस राज्य का मतलब किस राज्य में किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं, उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। यानी यहां पर अब राष्ट्रपति को परामर्श कौन देगा? देखिए, मुख्य न्यायाधीश वह उस राज्य का राज्यपाल देगा। मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य का राज्यपाल जो व्यक्ति नामांकित करेंगे उस व्यक्ति को राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करेगा। तो ये रही सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। आप स्क्रीनशॉट लेके और अपने रजिस्टर में प्रश्न लिख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। अब देखिए, अब हमें अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की चर्चा हो गई, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की चर्चा हो गई। अब बात करें अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। देखो, हमारे देश के अंदर जो पेज आके फंसा था वो यहां आके फंसा था कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो तो वरिष्ठता के आधार पर बनेगा। जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ होगा, अनुभवी होगा, वो ही फर्स्ट नंबर पर आएगा और उसी को नियुक्ति मिलेगी। उसके बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश होगा सर्वोच्च न्यायालय का, वो सलाह दे देगा और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह ले ली जाएगी और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देगा। यानी यहां पर राष्ट्रपति को मंत्री परिषद से कोई सलाह नहीं मिल रही। सीधी सीधी बात है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद का कोई रोल नहीं होता है। अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में पेज कैसे फंसा, हमें यह समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझने का प्रयास करें। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था हमारे देश में क्या है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की दी गई सलाह के आधार पर उन व्यक्तियों को क्या कर देगा? अन्य न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त कर देगा। आगे बात समझ में? अब देखो, यहां पर पेज क्या फंसा? यहां पर पेज ये फंसा कि सन 1982 से 1998 तक, 82 से 1998 तक, सुनना ध्यान लगा के, सन 1982 से 1998 तक सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक प्रश्न बार बार आ रहा था। एक प्रश्न बार बार यह आ रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहां जो राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है, तो यहां पर राष्ट्रपति है, उसको मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी चाहिए या नहीं चाहिए। यह प्रश्न 1982 से 98 तक लगातार आ रहा था। प्रश्न क्या आ रहा था? सलाह है माननी चाहिए या नहीं। किसकी सलाह याद है ना आपको? मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। यह प्रश्न बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार कहा
यह केवल सलाह होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार इस प्रश्न का जवाब देते हुए क्या कहा कि यह तो केवल मुख्य न्यायाधीश की सलाह होगी, यानी इसकी सलाह मानना अनिवार्य नहीं है। तो यहां पर पहले अनुस्वर के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह बात जब सर्वोच्च न्यायालय में बार बार सामने आई कि क्या मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार जवाब देते हुए कहा यह केवल सलाह है, यह केवल सलाह है। इसका मतलब है कि मान्य ना मान्य यह राष्ट्रपति पर निर्भर है। तो सीधी सीधी चीज है, यहां पर इस जवाब के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह न मानकर किसकी सलाह मानेगा? यहां मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा। मंत्रिपरिषद यानी सीधी सीधी सरकार होगी, यानी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का हाथ है। सरकार चाहे जिसको अन्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति करेगी। यानी यहां पर दिख रहा है हमें साफ साफ मंत्रिपरिषद के परामर्श से या सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होने का मतलब है हमारी न्यायपालिका सीधे सीधे सरकार के हाथ में कठपुतली बनती दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कह दिया कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह केवल सलाह है, राष्ट्रपति इसको मान्य और ना मान्य ये राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा। तो यहां राष्ट्रपति अब मुख्य न्यायाधीश की सलाह नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा? वो मंत्रिपरिषद की सलाह ही मानेगा। मंत्रिपरिषद यानी सरकार होगी और अब मंत्रिपरिषद अपनी इच्छा के अनुसार अन्य न्यायाधीशों के पद पर अपने न्यायाधीश नियुक्त करेगी और उसको अपने कंट्रोल में रखेगी। यानी सीधी सीधी हमारी न्यायपालिका सरकार के हाथों में कठपुतली बन रही। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरी बार निर्णय दिया कि राष्ट्रपति को सलाह अवश्य माननी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार अपना निर्णय दिया, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि हमारी न्यायपालिका मंत्रिपरिषद के हाथों में कठपुतली बन सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरी बार निर्णय देते हुए क्या कहा? निर्णय देते हुए कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को यहां पर सलाह देता है वो सलाह राष्ट्रपति को अवश्य माननी चाहिए, अवश्य माननी चाहिए। यानी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई सलाह ही राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। यहां पर अब मंत्रिपरिषद की सलाह चलने वाली नहीं है, नहीं चलने वाली है। तो अब क्या होगा? अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो शक्ति या अधिकार कहे तो वो किसके हाथों में आ गया? मुख्य न्यायाधीश के हाथों में आ गया। अब हुआ क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पर इतना कहने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया ना कि मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह है वो राष्ट्रपति को अवश्य माननी चाहिए।
तो अवश्य माननी चाहिए, यानी मंत्री परिषद का परामर्श खत्म हो गया और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। तो यहां पर क्या हुआ, एक मुख्य व 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक क्या बनाया गया, आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, एक आयोग बनाया गया। समझ में आ गई बात, एक आयोग बनाया गया। तो ये कुल कितने हो गए, 4 और 1 5, 1 + 4 बराबर 5 न्यायाधीशों का एक आयोग बना है। एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, इनका एक आयोग बना। और अब ये 5 न्यायाधीशों का जो आयोग है ये क्या करेगा, सलाह देगा राष्ट्रपति को, सलाह देगा राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अब क्या करेगा, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। ये जो प्रक्रिया सामने निकल कर आई है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है, इससे प्रक्रिया का जो नाम है वो है कॉलेजियम प्रणाली। क्या नाम है, कॉलेजियम प्रणाली। क्या नाम है इसका, कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली में क्या होगा, एक मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर राष्ट्रपति को जो नाम प्रस्तावित करेंगे, राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को अन्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति देगा। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति में अब न्यायपालिका का ही मुख्य रोल है, मंत्री परिषद का यहां कोई रोल नहीं है, सरकार का यहां कोई भी रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। अब क्या हुआ, अब सरकार ये चाहती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में मेरा योगदान होना ही चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कहीं ना कहीं मेरा योगदान होना चाहिए, मेरा हाथ तक टांग तक पूंछ कुछ तो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी किसने ले ली, न्यायपालिका ने ले ली। एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 4 अन्य न्यायाधीशों के 5 मिलके जो नाम प्रस्तावित करेंगे, उन नामों को राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर देगा। न तो मंत्री परिषद की चल रहा है, न संसद की चल रहा है, न और की चल रहा है। न्यायपालिका खुद ही खुद का सदस्य नियुक्त करसी, जकान राष्ट्रपति नियुक्ति देसी। ठीक है, यहां अब सरकार ने वो चाहती है कि मेरा भी इसमें योगदान हो, क्योंकि मेरा योगदान नहीं होगा तो मैं न्यायपालिका को मेरी मनमर्जी से कैसे चलाऊं। भाई मेरा अगर न्यायपालिका में कोई भी योगदान नहीं है तो न्यायपालिका अब मेरे इशारों पर नहीं चलेगी, तो मुझे अब इसमें मेरा योगदान करना है, तभी ये मेरे इशारों पर चलेगी। तो देखिए आगे हमारी संसद क्या करती है, क्या नहीं करती है। अब देखिए, सरकार चाहती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में मेरा योगदान होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से मुझे मेरा योगदान करना पड़े, मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं योगदान में कुछ न कुछ मेरा एडजस्ट करूं। तो देखो क्या हुआ, संसद द्वारा कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव का किया गया प्रयास। संसद ने जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया थी ना, कॉलेजियम प्रणाली, एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीश जो वरिष्ठ होंगे, उसका एक समूह, यानी 5 न्यायाधीशों का एक समूह क्या करेगा, राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करेगा, राष्ट्रपति उन नामों में से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। संसद चाहती है कि इस प्रक्रिया में क्या होना चाहिए, इस प्रक्रिया में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में सरकार का कोई भी हाथ
नहीं है, और हम चाहते हैं कि सरकार का हाथ होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन ऐसे तो हो नहीं सकता। ये तो है नहीं कि मनमर्जी से सरकार ने कह दिया ऐसे नहीं होगी नियुक्ति, ऐसे होगी, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कानून बनाना पड़ेगा, हमें कानून की सहायता लेनी पड़ेगी। और कानून बनाने के लिए हमारे संविधान की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो संसद में देखो क्या खेल खेला गया। सीधा तो है नहीं कि कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था ये है तो इसको बदलकर हम ये कर रहे हैं, आज के बाद ऐसे होगा, ऐसे नहीं, ये नहीं हो सकता। कानून के सहारे हम आगे कुछ कर सकते हैं, और कानून के सहारे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए की गई व्यवस्था में परिवर्तन करना है। तो संविधान में करो संशोधन और बनाओ एक कानून, उसके बाद नई प्रक्रिया शुरू होगी। तो संसद ने क्या किया? संसद द्वारा कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव का प्रयास। सरकार ने 2 अधिनियम अधिसूचित किए। सरकार ने क्या किया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम 2014, यानी सरकार ने संविधान में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम बनाने का प्रयास किया। और संविधान में कौन सा संशोधन करना चाहती थी सरकार? 99वां संविधान संशोधन 2014, क्योंकि इससे पहले संविधान में 98 संविधान संशोधन हो चुके थे। अगर संसद का प्रयास सफल होता है तो संविधान में अब संशोधन नंबर 199 होगा। तो ये सीधा तो हो नहीं सकता। इसके लिए क्या लाना पड़ेगा? 2 विधेयक लाने पड़ेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों अधिनियमों से संबंधित, दोनों अधिनियमों से संबंधित 2 विधेयक। दोनों अधिनियम है ना ये, इससे संबंधित हमें संसद में 2 क्या लाने पड़ेंगे? विधेयक लाने पड़ेंगे। तो देखो हमने पहला विधेयक क्या लिया? पहला विधेयक हमने लिया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, आयोग विधेयक 2014। फिर हमने लिया 121वां संविधान संशोधन विधेयक, 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, ये जो विधेयक होगा ये तो इससे अधिनियम से संबंधित होगा, और ये जो विधेयक हम संसद में पास करवाएंगे वो इससे संबंधित होगा। 121वां यहां 99वां आ रहा है, यहां 121वां। इसका मैं स्पष्ट कर दूं, संविधान में संशोधन के लिए आपको पता है, यहां पर इसी से समझा दूं, यहां 99 आ रहा है, यहां 121 आ रहा है। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संविधान में संशोधन से संबंधित अब तक संसद में 121 विधेयक आ चुके हैं, लेकिन 121 में से पास कितने हुए? 99। तो संविधान में संशोधन कितने हुए? 99। और संशोधन के लिए विधेयक कितने आ चुके हैं? 121। यहां तक की बात करें हम 2014 तक की। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि 121 और 99 का मतलब क्या है। 121 का मतलब है कि संविधान में संशोधन से संबंधित अब तक 121 विधेयक आ चुके हैं। 121 में से 98 पास हो चुके हैं, अब नंबर है 99 का। अगर 121वां पास होता है तो संविधान में संशोधन कितने हो जाएंगे? 99 हो जाएंगे, अन्यथा 98 संविधान संशोधन रहेंगे, और यह संख्या यहां बढ़ जाएगी, 121 हो जाएगी, क्योंकि 121 आ चुके हैं।
तो देखो क्या होता है, अगर ये पास हो जाता है, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 अगर संसद में पास हो गया और संसद में साथ में 121वां संविधान संशोधन, यानी ये तो है हमारा, हम क्या करना चाहते हैं, हम न्यायाधीशों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक आयोग बनाना चाहते हैं। हम करना क्या चाहते हैं, हम न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर एक आयोग बनाना चाहते हैं। उस आयोग का नाम होगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, और उसके लिए हमें संविधान में क्या करना पड़ रहा है, संशोधन। तो वो है 121 नंबर का। तो हम करना ये चाह रहे हैं और इसके लिए ये संशोधन होगा। ये दो विधेयक हमें संसद में लेके आते हैं। अगर ये विधेयक पास हो जाते हैं, अगर ये विधेयक क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो यहां पर इस विधेयक के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है उसके तहत ही आगे क्या होगा, मतलब नियुक्ति होगी। तो देखो यहां पर मैं जो लिख रहा हूं वो ध्यान में रखना। दोनों विधेयक, दोनों कौन से, एक तो ये और एक ही विधेयक, तो यही है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक। किसके लिए लेके आए हमें, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम 2014 के लिए ले रहे हैं। अगर ये विधेयक पास हुआ तो हमारे संविधान में ये कानून बन जाएगा। अगर ये विधेयक पास हुआ तो हमारे संविधान में 99 संविधान संशोधन हो जाएंगे। ठीक है, दोनों विधेयक एल में 13 व आर में 14 अगस्त 2014 को पारित हो गए। देखना मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है दोनों विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो चुके हैं, पारित हो चुके हैं। लोकसभा ने 13 अगस्त 2014 को मंजूरी दे दी। विधेयक गया राज्यसभा में, राज्यसभा ने 14 अगस्त यानी अगले ही दिन क्या दे दी, मंजूरी दे दी। यानी ये दोनों विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या हो गया, पारित हो गया। ठीक है, अब ये जो संविधान में संशोधन है 99, यह है कठोर संविधान का भाग है। कठोर संविधान का भाग होने के कारण ये विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद अब कहा जाएगा, राज्य विधान सभा में। राज्य विधान सभाओं में भी 31 दिसंबर 2014 को मंजूरी मिल गई। देखो कितना स्पीड से काम हो रहा है। 99वां संविधान संशोधन हम संविधान में करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति जो एक कानून बना रहे हैं वो एक कठोर संविधान का भाग है, जिसमें हमें पहले विधेयक को लोकसभा राज्यसभा में पास करवाना है, उसके बाद आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं में अनुमोदन करवाना है। तो देखो क्या होता है, क्योंकि 2014 में आप देख लो सरकार किसके, 2014 में मोदी की सरकार बनी थी। नरेंद्र मोदी की सरकार जो बनी थी वो बहुमत में आई थी। लोकसभा में भी उसका बहुमत था, राज्यसभा में भी उसका बहुमत था, और लगभग 19 से 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी उस टाइम। तो देखो 13 अगस्त को लोकसभा में आया, पास। 14 अगस्त को राज्यसभा में आया, पास। आगे उसको राज्यों की विधानसभाओं में भेजा गया। 31 दिसंबर 2014 तक आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं ने दे दी मंजूरी, दे दी। कितना स्पीड से काम हो रहा है, ये होता है। अगर किसी एक राजनीतिक दल को इतना बहुमत दे देते हैं ना, वो अपनी मनमर्जी चलाता है। देखिए
नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम प्रणाली है उसमें सरकार किस तरीके से बदलाव करके एक कानून बनाना चाहती है और उस कानून में अपना योगदान करना चाहती है। तो देखिए, कानून क्या बनाना चाहती है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम बनाना चाहती है, जिसके लिए विधेयक किस नाम से है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम, नियुक्ति आयोग विधेयक 2014। 99वां संविधान संशोधन करना चाहती है, लेकिन संविधान में संशोधन का विधेयक कौन सा आया था? 121वां। 13 अगस्त को लोकसभा में पास, 14 अगस्त को राज्यसभा में पास, 31 दिसंबर को राज्यों की विधानसभाओं में पास। और आगे देखिए, 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। क्यों? 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर करके दे दी मंजूरी, दे दी। अब देखिए, और मंजूरी देने के बाद यही तारीख उसको राजपत्र में प्रकाशित करने की रख दी। यानी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है और उसको लागू होने की यानी प्रभावी होने की तारीख रख दी जाती है। तो यहां पर 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही 31 दिसंबर 2014 को राजपत्र में घोषित कर दिया और 13 अगस्त 2015 को प्रभावी होने की तारीख रख दी कि 13 अगस्त 2015 से अब हमने जो व्यवस्था की है उसके अकॉर्डिंग ही न्यायाधीशों की क्या होगी? नियुक्ति होगी। अब देखो कितना स्पीडली काम हुआ है। विधेयक आया 13 अगस्त को लोकसभा में पास, 14 अगस्त को राज्यसभा में पास, 31 दिसंबर 2014 को राज्यों की विधानसभाओं में पास है। 31 दिसंबर 2014 को ही राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, राजपत्र में प्रकाशित कर दिया और कह दिया 13 अगस्त 2015 से अब न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी तरीके से करेंगे। यानी 13 अगस्त 2015 को प्रभावी होने की क्या रख दी? तारीख रख दी कि इस तारीख से यह काम करना शुरू कर देगा। अब व्यवस्था क्या की गई वो और बता दूं कि इसमें क्या व्यवस्था की गई। अब देखो, ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बन रहा है, ये आयोग 6 सदस्य आयोग होगा। यानी इस आयोग में 6 सदस्य होंगे और सरकार करना क्या चाहती है? देखिए, इस आयोग में 6 सदस्य कौन होंगे? एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा जो होगा अध्यक्ष। फिर दूसरा कौन होगा? केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री, यह आ गया सरकार का आदमी। केंद्रीय विधि या न्याय मंत्री, मंत्री यानी सरकार का आदमी आ गया एक। सरकार ने एक आदमी ले लिया। यह आयोग है ना, ये न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। देखो आप क्या होता है, आयोग क्या करेगा? न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। आयोग में एक आदमी सरकार का आया, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, ठीक है, 2 प्रबुद्ध विख्यात व्यक्ति होंगे यानी विद्वान व्यक्ति होंगे, उनको शामिल किया जाएगा। इन विद्वानों की नियुक्ति भी सरकार करेगी। तो सरकार के कितने आदमी हो गए? 6 में से 3 आदमी सरकार के हो गए। इस आयोग में 6 सदस्य कुल हैं। 6 सदस्यों में से 3 सदस्य सरकार के हैं और 3 न्यायपालिका के। तो बताओ सरकार ने अपना योगदान लिया कि नहीं लिया? अब नियुक्ति होगी ने, वो सरकार चाहेगी वैसे होगी। लेकिन देखो क्या हुआ, सब कुछ हो गया। आप सबको पता है कि कोई भी विधेयक जब संविधान में एंट्री होती है, उससे पहले किसी भी कानून की संविधान में एंट्री होने से पहले न्यायपालिका एक बार जांच उसकी जरूर करती है। तो उसी तरीके से न्यायपालिका ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम 2014 की जांच करते हुए असंवैधानिक करार दिया। यानी न्यायपालिका ने कहा
कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम 2014 है, ये संविधान के खिलाफ है और ये कानून संविधान में नहीं मान्य होगा और न्यायपालिका ने इसको कर दिया निरस्त और हमारी पुरानी पद्धति कोलिजियम पद्धति को वापिस बहाल करते हुए कहा कि अब और आगे भी कोलिजियम प्रणाली से ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह है हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था और इसमें किस तरीके से सरकार बार बार प्रयास कर रही है बदलाव करने का। तो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर आप वीडियो को देख के बार बार वीडियो को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा।